Good morning everyone. This is your social science class for class 9. So we already started a history book second chapter, that is revolution in socialism in Europe and Russian revolution. So this is the part 8 of our chapter second. During the civil war, the Bolsheviks kept industries and the banks nationalized. हम अब इसमें सेकंड में स्टार्ट एट्थ पार्ट में स्टार्ट कर रहे थे कि जिसमें हम देख रहे थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी रशिया में बहुत सारे सिविल वॉर हुए थे और सिविल वॉर के बाद में वहाँ पे जो मेनली सोसाइटी रही थी उनको ऑटोक्रेसी दे दी गई थी, मतलब कि सेल्फ गवर्न की वो पूरी तरह से फ्री थे, लिबरल थे कि वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहें उसको अडॉप्ट कर सकते थे। अब उसके बाद क्या हुआ था, सिविल वॉर के बाद सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज और बैंक थे उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। द परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट बीन सोशलाइज्ड। बोल्शेविक्स यूज कॉन्सिफिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी डन। इसमें क्या होता था कि जो भी लैंड होती थी पीजेंट्स के पास वो भी सोशलाइज्ड होती थी, मतलब जैसे कि पहले उनने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का बोला था, तो जो भी लैंड होती थी वो सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव उसमें चेंज कर दी गई थी। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो अब क्या नया कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब कि पूरी जो भी काम होता था उसको प्लानिंग करके फिर किया जाता था। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड। जो भी ऑफिशियल्स होते थे या जो भी इकोनॉमिक प्लान्स होते थे उनका टारगेट हमेशा 5-year पीरियड पर रहता था, मतलब कि 5-year प्लान्स की तरह होते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दे मेड द 5-year प्लान्स। तो इसके बेसिस पे क्या बनने लगे वहाँ पे 5-year प्लान्स, जिससे कि नेशन का डेवलपमेंट हो सके। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। तो गवर्नमेंट का जो सबसे पहला जो टास्क था वहाँ पे ये था कि जो भी उनके ग्रेन्स के और मेन जो असेंशियल गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए थे उसको रिड्यूस्ड करना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट प्लान में ये फर्स्ट जो 2 प्लान थे, मतलब फर्स्ट 5-year प्लान एंड सेकेंड 5-year प्लान में उनका सबसे मेन मोटो यही था कि उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है और चीज़ों के जो प्राइजेस थे असेंशियल गुड्स के प्राइस वो कम करने हैं। कब से कब तक बने थे प्लान, 1927 से फर्स्ट प्लान था 1932 तक एंड नेक्स्ट प्लान था 1933 से 1938 तक। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और अब इससे वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी थी क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्लान थे, मतलब पूरे कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए प्लान थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। तो जो अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होने लगा था। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। फैक्ट्रीज जो थी और ज़्यादा सेटअप हो रही थी, इसलिए जो सिटीज़ थी कई तो ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पूरी फैक्ट्रीज पे बेस्ड थी। हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन However, rapid construction led to poor working condition। और क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था और इतनी जल्दी जल्दी यानी रैपिडली हो रहा था, इसलिए जो वहाँ की वर्किंग कंडीशन थी, जो इस समय कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिगड़ा हुआ था। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगॉस्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। इस सिटी में जो स्टील प्लांट बन रहा था उसको बनने में ही 3 साल लग गए थे। who lived hard lives and the result of 550 stoppages of work in the first year alone। और इसमें 550 टाइम्स मतलब स्टॉप लगे थे, इतनी बार जो वर्क था उसमें हार्डशिप्स आई थी। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 degrees बिलो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th floor एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो द टॉयलेट। और सिर्फ उनको वॉशरूम जाने के लिए टॉयलेट क्या करना पड़ता था कि जो क्वार्टर्स थे लोगों के रहने के लिए, उन्हें विंटर टाइम में जबकि जो टेम्परेचर होता था वो बिलो 0 डिग्री होता था, तो उस टाइम पे उनको 4th floor से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता था। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर द यूनिवर्सिटीज़। और क्या होने लगा था कि जो स्कूल सिस्टम था अब वहाँ पे डेवलप होने लगा था और इसके कारण सारे अरेंजमेंट्स जो थे अब वो अपने अपने सिस्टम प्रॉपर में आ रहे थे, अरेंजमेंट्स प्रॉपरली हो रहे थे। एंड फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क करते थे, पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, मतलब अब सबको ही जो था एजुकेशन सेक्टर जो था वो डेवलप होने लगा था, चाहे वो फैक्ट्री लेबर हो या फिर पीजेंट लेबर हो। क्रैचेस वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। और जो
वुमेन थी उनको भी वर्क करने के लिए अब इक्वालिटी मिली थी। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। सो हेल्थ सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड थी। चीप हेल्थ सर्विस मीन्स एट लोअर रेट। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। सो मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स से मतलब जो उनके लिविंग क्वार्टर रहने के जो घर थे वो भी अब मॉडर्न होने लगे थे, उनको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था नए तरीके से। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन थ्रू सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। बट इस सबका इफेक्ट प्रॉपरली नहीं था, हर जगह इक्वली नहीं था, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे, इससे किसी पार्ट में डेवलप हुआ और किसी में डेवलपमेंट बहुत कम रहा। ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ ऑफ सोवियत चाइल्डहुड 1993 में एक ही पैराग्राफ। इसके बाद हम देखेंगे हमारी नया टॉपिक है स्टेलिनाइजेशन एंड कलेक्टिविजेशन। क्या होता है? द पीरियड ऑफ ईयरली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिज़ास्टर्स ऑफ कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या होता था कि क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रशिया में 85% पब्लिक एग्रीकल्चर में इंगेज्ड थी, यानी कि जो रशिया था वहाँ की एग्रेरियन इकोनॉमी थी। सो उसको देखते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अर्ली पीरियड था जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा था, और डेवलपमेंट क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा था और उसी पे ध्यान दिया जा रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर में हम ये कह सकते हैं डिज़ास्टर की तरह आया था कि कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन में क्या आया था? कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर था लोग उस पर कम ध्यान लगे थे और लेबर किस तरफ ज़्यादा फोर्स कर रही थी? इंडस्ट्रीज़ की तरफ। बाय 1927 एंड 1927 से 1928 तक हमने देखा कि द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। और 1927 से 28 तक जो ग्रेन की प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा होने लगी थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ये वो टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और अपने फुल उस पे था, टाइम पे था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1914 से 1918, दिस टाइम वॉज फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। सो इस समय पर क्या होता था उन ग्रेन के प्राइजेस को, क्योंकि इसको लेके ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो चुके थे। सो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया था कि ग्रेन के जो प्राइजेस थे कंट्रोल में रखे गए थे और ये कंपलसरी कर दिया था कि जो प्राइजेस गवर्नमेंट फिक्स कर देगी उन्हीं प्राइजेस पे सबको सेल करना होगा। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट द प्राइजेस। पर पीजेंट्स ने क्या किया था? रिफ्यूज़ कर दिया था, यानी मना कर दिया था ग्रेन्स को सेल करने के लिए। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। अब स्टालिन कौन थे? जो पार्टी जो लेनिन की डेथ के बाद पूरे रशिया पे देख रेख करते, लेनिन। इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर। तो इनमें ऐसे में इनने एमरजेंसी को मतलब एमरजेंसी लागू कर दी थी। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। सो उनको पता था कि जो कंट्री साइड यानी कि जो पेरीफेरी एरिया में रहते हैं कंट्री के, चाहे वो पीजेंट्स हो ट्रेडर्स हो, उनके पास ग्रेन स्टॉक में था और वो सिर्फ इसी टाइम के लिए वेट कर रहे थे कि जब ग्रेन के प्राइस हाई होंगे तो वो उनको सेल करेंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फेस्टिकेटेड। और इस सब को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने खुद के प्राइजेस बोले गए थे और उस पर सेल करना था, लेकिन पीजेंट्स जो थे उसको मना कर दिया गया था उनको। इन 1928 party members toured the grain producing area, supervising enforced grain collection and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. So 1928 की बात है जबकि जो सारे ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया थे, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेन जो अनाज था वो उगाया जाता था, उस वहाँ का सुपरविज़न कराया गया। ठीक है, वहाँ पे एक जो वहाँ का ग्रेन कलेक्टर होता था, मतलब जो वहाँ के सारे ग्रेन रखता था, तो उनका सुपरवाइज कराया गया। और क्या नाम था उनका? कुल्लक, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट। A shortage continued. The decision was taken into collectivized farms. It was argued that grain shortages were partly due to small size of land holding. So उसमें ये उन्हें बताया गया था कि ग्रेन की शॉर्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि जो लैंड साइज है, लैंड होल्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। आफ्टर 1970 लैंड हैड बीन गिविंग ओवर टू पीजेंट्स। इसलिए 1917 के बाद जो लैंड
पीजेंट्स को दी गई थी, उसमें ये प्रॉब्लम उन लोगों को मिली कि जो लैंड होल्डिंग है यानी लैंड साइज़ है वो स्मॉल है। दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, एंड वो मॉडर्नाइज नहीं, मतलब जो फार्मिंग टेक्निक्स होती थी वो प्रिमिटिव या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल होती थी। To develop modern farmers and run along the industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants, and establish state-controlled large farm. तो उस चीज़ को, क्योंकि उस समय ग्रेन की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो ग्रेन की कमी को कम करने के लिए उन लोगों को ज़रूरी था कि वो कुल्लक यानी कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स थे उनको बोला गया है, तो उन फार्मर्स को हटा के क्या किया जाए कि जो सारी लैंड है वो स्टेट के कंट्रोल में ली जाए और उसको लार्ज फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया जाए। व्हाट फॉलोड वॉज स्टालिन collectivization program. From 1929, the party forced all the peasants to cultivate in collective farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the collectors प्रॉफिट विद वॉज शेयर। और फिर क्या हुआ था कि जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग 1929 में पूरी पार्टी ने जितने भी पीजेंट्स थे उनको कलेक्टिवली फार्म पे ग्रेन्स ग्रो करने के लिए बोला था, जिसमें जो ज़्यादातर लैंड थी उसको क्या किया था, अंडर द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, मतलब कि बहुत सारे फार्मर्स को मिलके एक लैंड में चेंज कर दिया। मतलब जैसे 4 फार्मर्स हैं तो उनको एक ही लैंड पे एक ही वो उगाना था, तो इससे क्या हुआ, जो लैंड होल्डिंग थी वो बड़ी हो रही थी। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड, और पीजेंट्स ने जब लैंड पे वर्क किया सो एंड द कॉर्कस प्रॉफिट वॉज शेयर, और उनके बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको उन 4 पीजेंट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1921 and 1931, the number cattle fell by 1/3. So 1921 से 1931 के बीच में था कि जो कैटल्स के नंबर थे, मतलब कि जो कैटल्स डोमेस्टिकेशन करते थे वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। Those who resisted collectivization were severely punished, और जिनने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया था कलेक्टिवाइजेशन को, उन्हें पनिश किया गया था इस चीज़ के। Many were deported and exiled. काफ़ियों को वहाँ से या तो जो कंट्री था नेशन से निकाल दिया जाता था या एक्सिल्ड कर दिया जाता था। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। तो इस पे पीजेंट्स का यानी फार्मर्स का कहना था कि वो कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ में अगेंस्ट में नहीं है, बट वो ये कहना चाहते हैं कि वो रिच नहीं है और इसलिए वो इसके अगेंस्ट में है। कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट में होना मीन्स सोशलिज्म के अगेंस्ट में होना। They merely did not want to work in collective farms for the variety of reasons. और उनके पास इसके लिए बहुत सारे रीजंस थे कि क्यों वो ऐसे ग्रुप में वर्क नहीं करना चाहते थे। Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. पर स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी रीज़न को एक्सक्यूज़ नहीं मान रही थी और वो सब एक्सक्यूज़ को अवॉइड कर रही थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, और इसीलिए जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं हो पाया। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 एंड 1933 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग फैमाइन इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। और जो 1930 से 33 की हिस्ट्री में फैमाइन आया था वो सबसे भयानक फैमाइन था जिसमें 4 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. और ये किसके consequences थे कि उनने ज़बरदस्ती फार्मर्स को, पीजेंट्स को उनके साथ ज़बरदस्ती किए थे, इसलिए जो वहाँ पे फैमाइन थी वो ज़्यादा हुई थी। द कन्फ्यूजन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, और इसलिए भी हुई थी क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर था जो वो एकदम से बढ़ रहा था और एग्रीकल्चर सेक्टर को अवॉइड किया जा रहा था। स्टालिन एंड हिज sympathizers charged these critics and conspiracy against socialism. So जो गवर्नमेंट थी और जो फार्मर्स का था वो यही कहना था कि सोशलिज्म के अगेंस्ट गए थे वो, इसलिए ऐसा हुआ। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. So जितने भी अक्यूज़ किया था इस तरीके से गवर्नमेंट को कहा था कि इसके लिए वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं, सो उनको क्या किया गया, या तो उनको प्रिजन भेज दिया गया या फिर लेबर कैंप्स में भेज दिया गया 1939 में।
मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। उनको पता भी नहीं था कि उन्हें क्या क्राइम किया है, पर उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो नहीं बोल पाए। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। सेवरल अमंग दैम वर टैलेंटेड एंड प्रोफेशंस। सो उसमें से ज़्यादातर जो लेबर थी या जो फोर्स थी वो कैसे थे, उनको टॉर्चर किया गया और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो वाकई में टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, यानी स्किल्ड लेबर थी, अनस्किल्ड लेबर कम थी। थैंक यू।